जी ठीक है जी, मैं अभी फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ वकास नवाज। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी दे नो, और जिनको नहीं आइडिया, दिस इज़ वकास नवाज। और मैं पॉल साइंस जो है उसके ऊपर और आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स इसके ऊपर जो है CSS PMS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है मैं सपोर्ट करता हूँ, इंडिविजुअली भी और इन एकेडमी कॉन्टेक्स्ट भी। ठीक है, तो आज का जी हमारा जो एजेंडा है ये यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो राइटिंग है उसके हवाले से है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं उनके हवाले से है। ठीक है, तो आप लोग जो है बड़ा केयरफुली और प्रॉपरली जो है वो आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, लें जी, मैं अभी जो है अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर कैम को ला रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लें जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो स्टेप है, और मज़े की बात ये कि ये सेल्फ हेल्प है। ठीक है, ये इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपनी बेसिक कॉमन सेंस जो है बस उसको प्रेजेंट रखिएगा। ठीक है, और यू विल सी कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा जी, जो ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है FPSC स्टैंडर्ड, ये मैंने लिया है जो FPSC की एग्जामिनर की जो रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जी मैंने इसको लिया है। और जो पॉलिटिकल साइंस के रेलिवेंट हमारा जो एग्जामिनर है उसने पिछले 4-5 सालों में जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो जनरल स्टैंडर्ड्स बताए हैं, ठीक है, उनको मैंने जनाब पॉलिटिकल साइंस के हवाले से यहाँ पे लिया है उनकी रिपोर्ट से। तो मैंने कहा आपको सोर्स पता चल जाए कि सोर्स है FPSC की जो एग्जामिनर की रिपोर्ट्स हैं। उसके अंदर वो पहली बात ये कर रहा है कि जी बच्चों के पास बेसिक नॉलेज नहीं है। अब आप लोग ये कहेंगे जी, आप लोग कहेंगे कि जी बेसिक नॉलेज, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक बच्चे ने 200 नंबर का सब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो 20-20, 25-25 सवाल तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन आप जनरली उनसे कुछ भी बात करेंगे ना सब्जेक्ट को लेके, जी किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके कोई बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे, जो बेसिक आइडियाज ऑफ द वो सब्जेक्ट होंगे, वो उनको क्लियर नहीं होंगे। अलबत्ता उनको 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब तैयार किए होंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उस सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, सब्जेक्ट के बेसिक कोर आइडियाज़ क्या हैं, वो इस चीज़ से जो है वो बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इसकी वजह से फिर उनको कॉस्ट करना पड़ता है अपना जो स्कोर है उसकी सूरत में। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है जी, जो रीडिंग है बच्चों के अंदर स्टैंडर्ड क्वालिटी जो रीडिंग है वो नहीं है। तो इसके लिए अगेन हमें FPSC का जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। तीसरी चीज़ वो कह रहा है राइटिंग। अब ये आज का हमारा एजेंडा भी है कि हमारे यहाँ एक कल्चर ही नहीं है कि जो 100 नंबर का पेपर है या 200 नंबर का पेपर है तो टीचर्स भी 20-20 क्वेश्चंस करवा के तो बच्चे को कहते हैं कि ले जी आपका सिलेबस कवर हो गया और अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी कि यहाँ बोलने का इम्तिहान नहीं है आपका, यहाँ पे आपका लिखने का इम्तिहान है। तो अगर आप राइट नहीं कर सकते तो फिर एग्जामिनर आपको पकड़ेगा। अच्छा, ये उससे भी सीरियस मसला है ये जो स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है कि अभी हम देखेंगे, डेमो भी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, कि प्लेटो पे क्वेश्चन आता है तो हम ये नहीं देखते कि उसकी कौन सी डायमेंशन है, वो क्या पूछ रहा है, वो क्या नहीं पूछ रहा। हम सिर्फ ये एक की वर्ड इसको हाईलाइट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जी कि प्लेटो पे सवाल आ गए, और हमें जो कुछ भी पता होता है प्लेटो के बारे में वो हम वहां पे लिख देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसके अंदर एक थेरीज का पार्ट है। इस दफा आप नोट करेंगे क्रिमिनोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सी लॉ में बहुत ज्यादा फेलियर आया है। उसकी जेंडर, उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि बच्चों को थेरीज के जो पॉइंट्स हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से याद है, लेकिन अगर आप उनसे कोई रियल टाइम जो है वो क्या कहते हैं उनसे सिचुएशन मांगेंगे कि उनको सिचुएशन दें और उनको कहें कि इस थ्योरी के मुताबिक आप इसको एक्सप्लेन करें, तो मेरा ख्याल है बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनके अंदर ये जो है स्किल है। उसके बाद वो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बड़ा कंसर्न है।
उसके बाद ग्रामर एंड लैंग्वेज। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं अक्सर औकात जो है ना वो बड़ा परेशान भी हो जाते हैं हम लोग कि एक बच्चा है वो इंग्लिश ऐसे और प्रेसी जो है वो करते हुए उसको ये पता है कि ग्रामर का ख्याल रखना है, लैंग्वेज का ख्याल रखना है, तो पता नहीं क्या बात है, फिर वही बच्चा जब पॉलिटिकल साइंस का, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर करता है, ठीक है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। और सबसे आखिरी चीज ये जो एंड पे आपको नजर आ रही है, व्हाट वी नो एंड व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग, ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी पता होता है हम बस कहते हैं कि भाईजान चूंकि प्लेटो पे सवाल आ गया तो शुरू हो जाओ। तो व्हाट वी नो एंड व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग, ले जी, ये है एफपीएससी का स्टैंडर्ड। आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको किसी और बंदे की जरूरत नहीं है, आपको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं है, ये क्राइटेरिया है, हर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया वहां दिया हुआ है। क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपने करना है अपनी जो पर्सनल असेसमेंट है वो आपने कर लेनी है। किसी भी बंदे को जाएं और जाके उसको जनाब ये और खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी रीडिंग की क्वालिटी क्या है, ठीक है, हमारी रीडिंग की क्वालिटी क्या है, हमारी जो राइटिंग है उसके अंदर ग्रामर के इश्यूज तो नहीं है, उसके अंदर स्ट्रक्चर के इश्यूज तो नहीं है, या उसके अंदर एक्सप्रेशन के इश्यूज नहीं है। अगर ये इश्यूज आपके अंदर हैं और आपको ये पता है कि एग्जामिनर ने हमें यहां बता दिया हुआ है कि भाई ये चीजों के ऊपर मैं पनिश करूंगा, तो जब आपने यहां पे अपनी चीजें देखनी है तो आपको पता लग जाना है कि यार मेरे अंदर क्या फॉल्ट है। देखिए ना, अपने साथ सच्चा होने से बड़ी अच्छी कोई पॉलिसी नहीं होती कि आप अपनी जो ग्रामर है वो विजिबली हमें नजर आ रही होती है कि यार मेरी ग्रामर जो है वो गलत है, विजिबली हमें नजर आ रहा होता है कि यार मैंने तो सिर्फ जो है ना वो एक मार्केट की किताब पढ़ी हुई है, विजिबली नजर आ जाता है कि यार मैंने जिंदगी में कभी भी कोई क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, तो मेरा राइटिंग का स्ट्रक्चर जो है वो कहां से आएगा। तो यहां से जो है आपको एक चीज ज़हन में रखनी है कि जनाब जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ रहा है ना, तो यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल डिफरेंट मेथड होता है, वहां पे सेमेस्टर कल्चर है, सिस्टम है, तो वो बिल्कुल और चीज है। अच्छा, जब ये यूनिवर्सिटी से बेचारा बच्चा जो है ये पहुंचता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर उसको तीन चीजें जो है वो मिलती हैं। उसको एकेडमिक कल्चर मिलता है, उसको इंडिविजुअल्स मिलते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, और उसको बुक्स मिलती हैं। अब इन तीनों चीजों के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लाहौर की कोई एकेडमी नहीं है, इस्लामाबाद, कराची की, जो 1200 नंबर, अभी ये जरा गौर से आप लोगों ने देखना है, 1200 नंबर का जो कोर्स है वो करवाया जाता है 4.5 मंथ्स में। कुछ लोग तो 3 माह में भी कराते हैं, ठीक है, लेकिन चले हम एवरेज जो है वो 4.5 मंथ्स ले लेते हैं। आप मुझे बताएं, जब आपने अपने आप को यहां पर्सनली असेस किया और आपके अंदर ये जो एफपीएससी के स्टैंडर्ड हैं इनमें से कोई भी नहीं है, या बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं, या अभी इंप्रूव होने वाले हैं, तो आप मुझे बताएं, आप ये जो 4.5 माह का सर्कल है, आप इसके अंदर ये इतनी ज्यादा जो स्किल्स हैं ये आप 4.5 महीने में कैसे एक्वायर कर सकते हैं? ये इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। तो ये जो बाय वन गेट वन फ्री है, यानी कि बच्चों को फौरन जल्दी है कि फैमिली का प्रेशर है या कोई और प्रेशर है, उनको अटेम्प्ट देनी है, किसी भी सूरत में उनकी एज गुजर रही है, तो भाई ये आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है जी, ये आपका पर्सनल इशू है, ये एकेडमीज का इशू भी नहीं है। आपने जरा ध्यान से देखना है कि आपको वो चीज सूट भी करती कि नहीं करती। अच्छा, उसके बाद आगे जो इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ाते हैं, अब इंडिविजुअल टीचर्स जो हैं यहां पे एक सीन ये है कि जी 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है एवरेज 4 वीक्स में, ठीक है, और जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है 6, 7 या 8 वीक्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपना सब्जेक्ट किस तरह का है, बंदे की अपनी मोटिवेशन क्या है, ये चीजें, ठीक है। अब पहला तो मुझे इतराज इसके ऊपर ये होता है कि आप 200 नंबर का सब्जेक्ट पिक किया, आपने बायो रखी हुई है, आपने केमिस्ट्री रखी हुई है, और आप जनाब पहुंच गए हैं एक बंदे से ये डिमांड करने के मुझे 6 हफ्तों के अंदर जो है वो आप पढ़ा दिया जाए। तो अगला बंदा जो है वो मार्केट की जो सिचुएशन है, क्योंकि 4 महीने का सेशन शुरू करेंगे 3 महीने का, तो वो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है और उसकी फीस भी ज्यादा है, तो इसलिए बेहतर है कि ये बिल्कुल जो सबसे कम टाइम में करा रहा है आप वहां पे कर ले। यहाँ टीचर्स का भी कसूर है, ठीक है, बिकॉज मार्केट की डायनामिक्स ऐसी हैं कि 8 हफ्ते से ज्यादा ना कोई एकेडमी अफोर्ड कर सकती है, ना कोई स्टूडेंट इवन अफोर्ड कर सकता है कि वो 3 महीने बैठ के जनाब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहे। और आखिरी चीज है,
अब पढ़ना कहां से होता है? तो उसके लिए अल्लाह के करम से आप लोग जनाब जब उर्दू बाजार पहुंचेंगे या अपने अपने कमरे में भी अभी देखेंगे तो आपको इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद अंग्रेजी, उसके ऊपर आपको, मैं अब माफिया का वर्ड मैंने क्यों यूज किया, माफिया, मैं खुद भी इस हक में होता हूं कि एक किताब होनी चाहिए बेसिक, लेकिन ये जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म है कि आप गूगल पे जाएं और आप वहां से जो जो चीज आपको पहली सर्च करके विकीपीडिया के ऊपर पड़ी हुई है आप वो उठा उठा के अपनी किताबों में लगाएं, उसके ऊपर खूबसूरत सा प्रिंट लगाएं, और वो बच्चा जो बेचारा बायो रख के आया है, पॉलिटिकल साइंस उसने रख लिया है गलती से या अपनी लकीरी, वो बेचारा काबू आ गया एक ऐसी गाइड के ऊपर जो गाइड भी मेयार की नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर नकल भी लगानी है, आपने छापा भी लगाना है, तो कम से कम एक मेयारी किताब, एक स्टैंडर्ड की किताब के किसी बंदे ने कम से कम उसके पैसे जो हैं वो हलाल तो किए हो ना, कम से कम उस बंदे ने उस चीज को जस्टिफाई तो किया हो। तो आप लोग फिर क्या करते हैं, जब आपको ये भी नहीं पता होता कि आपकी अपनी असेसमेंट क्या है, उसके बाद आप शिकार हो जाते हैं इन तीन चीजों का। ये एकेडमी आपको गाइड कर रही है इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स जो ना मोटिवेटेड हैं, ना हाईली स्किल्ड हैं और ना बच्चे के साथ मेहनत कर सकते हैं, ये इनकॉम्पिटेंसी से मेरी ये मुराद है। और उसके बाद जो किताबें, एक बच्चा बेचारा बायो से आ रहा है, केमिस्ट्री से आ रहा है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यार उसको तो चाहिए कि मुझे कोई बेसिक गाइड मिल जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता, उसको 2 सालों के बाद 2 अटेम्प्ट्स देने के बाद उसको पता लगता है कि ये जो किताब मैं पढ़ता रहा था, ये इस किताब से तो सिर्फ 40 नंबर आ सकते हैं, मैक्सिमम 50 नंबर आ सकते हैं। तो उस बंदे ने कभी भी अपना विजन जो है वो उस हवाले से सोचा ही नहीं है। ले जी, अभी तक की जो डिस्कशन है उसको सम अप करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द एफपीएससी स्टैंडर्ड्स। कोई एकेडमी, कोई टीचर, कोई किताब आपको धोखा नहीं दे सकती अगर आपके अंदर, आपके पास एफपीएससी स्टैंडर्ड मौजूद है। और साथ अपने साथ झूठ बोलना छोड़ दें, अपने साथ सच बोलें। अगर एमफिल करके भी आपको ग्रामर का मसला है तो ये तस्लीम करें कि ये मेरी नाअहली है, ये सिस्टम की नाअहली है। अगर जनाब आप एक किताब नहीं पढ़ सकते किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरी, तो इसका मतलब है आपकी जो यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई है उसके अंदर कोई फॉल्ट है। इसको डोंट ब्लेम एफपीएससी, डोंट ब्लेम द एकेडमी, डोंट ब्लेम द टीचर्स। ठीक है, आपको जो यूनिवर्सिटी के अंदर लॉलीपॉप मिलता रहा 3 चैप्टर मिड टर्म में, 3 फाइनल टर्म में, अभी वो टाइम गुजर गया, हनीमून पीरियड था वो गुजर गया, अभी यहाँ कंपटीशन का टाइम है। तो आपको अपने अंदर जो है वो क्वालिटी रीडिंग जो है वो लेके आनी है। ठीक है, और राइटिंग जो है वो कोई भी बंदा अगर उसने मास्टर्स कर ली है या उसने एमफिल कर ली है और उसको अगर एक पैराग्राफ वो सही नहीं लिख सकता, तो फिर उसको अंग्रेजी वाले जो टीचर सीएसएस के हैं उनसे गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैट्रिक लेवल की चीजें हैं या इंटर लेवल की चीजें हैं, जब वो आप सीएसएस के मेंटोर से पढ़ेंगे अंग्रेजी वाले से, तो वो जारी बात है वो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये बंदा मुझे क्या कह रहा है, और वो आपको फिर 2-3 अटेम्प्ट तक भी कहानियां करवाने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जनाब चार्ट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, चार्ट नंबर 2 ये कहता है, ये भी एफपीएससी की जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है। वो कहता है कि जो स्कोरिंग ट्रेंड है ना किसी भी सब्जेक्ट में, वो इस तरह से रहता है कि बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे बिलो एवरेज और एवरेज, ये 2 चीजें बच्चे यहां पे फॉल करते हैं। आप लोगों ने भी अभी ताजा रिजल्ट आया है, डीएमसीज देखी होंगी, मुझे बता दें कि क्या आपको ये जो फिगर है ये सबसे डोमिनेंट ही नजर आया होगा आईआर में, पोल साइंस में, या ये वाला या ये वाला, ये सबसे डोमिनेंट नजर आएगा। ठीक है, 80 to 85% बच्चा जो है वो यहां पे फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी है गुड वाली, 8 से 10% लोग, ये वो लोग हैं जो 120 से ऊपर स्कोर करते हैं। और तीसरा एक्सीलेंट है, ये बच्चे होते हैं सिर्फ 3 से 5%, और ये स्कोर करते हैं 130, 150, 155, 154, इस रेंज के अंदर आके ये स्कोर कर जाते हैं। अब मैं अपने पढ़ाने के दौरान भी बच्चों से एक चीज पूछता हूं कि भाई आपने जब घर से चले थे आप, तो आपने क्या गोल सेट किया था कि मैंने कितने नंबर, मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर क्या आपका एक गोल है भी या कोई नहीं है? तो मेजॉरिटी बच्चे सिलेबस कवर करना चाहते हैं विदाउट एनी, वो क्या कहते हैं ना, अपनी कोई, उनकी कोई पॉलिसी नहीं होती, उनका कोई जो है वो प्लान नहीं होता, उनका कोई गोल नहीं होता कि जी इसको हमने किस तरीके से जो है वो आगे लेके चलना है।
तो आपने ये जो अभी हमने देखे हैं ये एफपीएससी के स्टैंडर्ड्स, अगर आप इनको मीट नहीं कर रहे, थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ये डिटरमिन करेगा कि आप इस जगह पे कहां फॉल करेंगे। कोई उस्ताद, कोई एकेडमी आपको जज नहीं कर सकती। सिर्फ एफपीएससी का जो म्यार है, अगर वो आप पूरा कर रहे हो तो फिर आपके चांसेस होंगे कि आप यहां पे फॉल करेंगे, यहां पे फॉल करेंगे, यहां से आप निकल जाएंगे। ये जितने बच्चे मैंने बताए हैं ना, जो एकेडमी कल्चर, इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स और बुक माफिया का शिकार हो जाते हैं, इन बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो बेचारों के पहली अटेम्प्ट्स में यहां होते हैं, दूसरी में यहां होते हैं और तीसरी में अखीर जाके यहां पहुंचते हैं। ठीक है, और वो बड़े राजी होते हैं कि पिछली दफा मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी और मेरे 60 नंबर आ गए थे। वो सारी जिंदगी रहते भी फिर 60 ही हैं। ठीक है, ले जी, अब आते हैं हम असल काम की चीज की तरफ। ठीक है, और शुरू करते हैं बाकायदा तौर पर कि जनाब हमारा जब क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने तो हमने क्या करना है। ले जी, सबसे पहली चीज ये स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा जी, ये स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा, क्रिटिकली एनालाइज प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। और एक और स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये ऊपर लिखी होगी, डिफाइन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं क्रिटिकली एनालाइज प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। अब बच्चे, अब जरा आपने गौर करना है कि बच्चे का क्या म्यार है। बच्चे का पता है क्या म्यार है? बच्चे का म्यार ये है कि बच्चे ने सिर्फ ये वर्ड देखा प्लेटो और बच्चा शुरू हो गया सवाल लिखने, जैसा उसको किसी ने बताया हुआ था, गाइड किया हुआ था, उसने जाके वहां तबाही फेर दी है। ठीक है, अब उस तबाही का नतीजा क्या होगा कि उसका नतीजा जो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो भी तबाही निकलेगा। तो सबसे पहला काम आपने करना है, की टर्म आइडेंटिफाई करनी है कि उसने इस स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट क्या मांगा है। उसने इसको क्रिटिकली एनालाइज कहा है या डिफाइन कहा है या एक्सप्लेन कहा है या कमेंट कहा है, उसने क्या कहा है। ठीक है, एक सेकंड जी, तो उसने जो भी कहा है, आप पहले वो वर्ड जो है उसका मतलब देखो। अभी ये आप आज घर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आप जब वर्ड क्रिटिकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ये चार चीजें नजर आएंगी। नंबर 1, गिव योर वर्डिक्ट एज टू व्हाट एक्सटेंट अ स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब है कि हमने जाते जाके तो सीधा प्लेटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उस पर लिखना नहीं शुरू कर देना, बल्कि हमने रिक्वायरमेंट, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बनानी है। तो इसका मतलब है जब क्रिटिकल एनालिसिस पूछे तो आपने क्या देना है, अपना वर्डिक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट अ स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब है आपके लफाजी, आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपका मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब आप प्लेटो पे, हो सकता है आपने प्लान किया हो कि मैं सिर्फ ये लिखूंगा जाते ही कि प्लेटो बड़ा मशहूर मुफक्कर है और उसकी क्या बात है और बल्ले बल्ले वो जनाब उसने तो दुनिया को हिला के रख दिया। नहीं, वो सीधा सीधा पूछ रहा है, भाई मुझे घुमाना नहीं है, मुझे अपना वर्डिक्ट दो, टू व्हाट एक्सटेंट अ स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि ये जो प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस है ये किस हद तक दुरुस्त है, इस पे मुझे तुम्हारा आखिरी फैसला चाहिए। क्या चाहिए जी? आखिरी फैसला चाहिए। उसके बाद नंबर 2, प्रोवाइड एविडेंस विद बोथ एग्री विद एंड कॉन्ट्राडिक्ट। यानी कि जो ऊपर आपने बात की है, जो वर्डिक्ट दिया है, अब आपने उस वर्डिक्ट के एंटी भी और उस वर्डिक्ट के फेवर में भी, यानी कि उससे एग्री भी करें और उससे कॉन्ट्राडिक्ट भी करें कि ये वर्डिक्ट आपने क्यों दिया है और ये बात आपने क्यों नहीं की। बात समझ आ गई? उसके बाद नंबर 3, कम टू कंक्लूजन बेसिंग योर डिसीजन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब वो कह रहा है कि आपने कंक्लूजन देना है, लेकिन कंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंक्लूड कर देना है। आपने ये बताना है कि जी मेरे करीब ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने ये क्या किया है, ये अपना स्टांस लिया है। और चौथी चीज, जस्टिफाई हाउ यू हैव मेड द चॉइस। अब ये है सबसे मुश्किल पार्ट कि अब आपने बताना है कि ये जो आपने शुरू में वर्डिक्ट दिया था, आपने इस तक आप कैसे पहुंचे हैं, आपने ये चॉइस कैसे ली है। अब जरा गौर से देखें, मुझे बताएं कि जितना, अब आपने अगला स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप आपने कर लिया, क्रिटिकल एनालिसिस के मुताबिक आपने अपना सवाल जो है उसको तोड़ना है। जिस तरह से 4 चीजें रिक्वायर हैं, आपने अपने माइंड के अंदर अपना जो है वो स्टेटमेंट, उसको इसके मुताबिक जो है वो सोचना है।
उसके बाद आपने सोचना है कि यार मेरे पास प्लेटो के ऊपर कितनी कोई इंफॉर्मेशन है, जितनी इंफॉर्मेशन है उसको अपने माइंड के एक खाने में या पेज पे लिख लें, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन है जेनेरिक। उसके बाद क्या करें, उसमें से करें सिलेक्शन। ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है ना लिख के फेल होना या लिख के कम नंबर लेना, ये लड़ के कम नंबर लेना। एक होता है आप घर से जब पेपर देने जा रहे होते हो ना, तो वेरी सॉरी टू से आप उस टाइम अपनी पूरी कोशिश इसमें होते हैं कि मेरे नंबर इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। इमेजिनेशन आपकी 90 की होती है कि लूंगा मैं 90 ही, लेकिन डाटा कहता है कि जब आप घर से जाते हैं तो ये 30 नंबर आप घर से लूज करके चले जाते हैं, 15 नंबर 20 नंबर जो अच्छे नंबर है वो लूज करके चले जाते हैं, आप उस एवरेज में आ जाते हैं। आपके घर से निकलते ही आप लड़ी बेसिकली इसके लिए रहे होते हो, एवरेज के लिए। अब इसकी मैं क्यों वजह बता रहा हूं, मैं इसकी वजह यह बता रहा हूं, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर कहता है कि बच्चे को यह पता ही नहीं है कि मैंने पूछा क्या है और बच्चा लिख क्या रहा है। अब ये गौर से सुनिएगा, बच्चा पूछ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है मैंने पूछा क्या है और बच्चा लिख क्या रहा है। तो बच्चा क्या लिख रहा है, जो बच्चे को बताया गया है। और बच्चे को तो ये वर्ड जो है, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे मैं वैसे पर्सनल कोई बात करता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे टीचर, सीएसपीज, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको डराने के लिए रोज ये कहते हैं कि सीएसएस करना है तो आपका माइंड क्रिटिकली थिंकिंग करनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। मैंने भी इसी मार्केट में रह के तैयारी की है। आज तक कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता अपने मुंह से कि जनाब मैंने कभी किसी क्लास में बैठ के तो बच्चों को एग्जैक्टली बताया है कि क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अप्लाई करके दिया है। ठीक है, माजरत के साथ या तो हमें पता नहीं होता या हम शायद बताना नहीं चाहते, दोनों सूरतों में बच्चों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, या हमें बिल्कुल खुद पता नहीं होता या हम जो बच्चों को बताने नहीं चाहते उनको कहानी, क्योंकि अगर सीधी बात बता देंगे तो हमारे पास पढ़ने को कौन आएगा, ये भी तो एक मसला है ना। ये आप समझ रहे ना चीज को, बिजनेस भी तो है ना फिर। ठीक है, अब देखो ना मैं पढ़ाता हूं तो मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि भाई मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आने चाहिए, झूठ बोल के आए, सच बोल के आए, धोखा दे के आए, जैसे मर्जी आए, कोई मसला नहीं है। बिजनेसमैन से बड़ा कोई कसाई नहीं होता। ठीक है, वो हर चीज को काट देता है, वो किसी का कैरियर भी तबाह कर सकता है, वो किसी को फिल्म करा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आप बेहतर है कि बजाय किसी को ब्लेम करने के आप जो एफपीएससी का स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको फॉलो करें। ले जी, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। अब आपने ये जो प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस है ना, सिर्फ जो घर से आप रट के आए हुए थे सारा, वो नहीं लिख के आ जाना वहां पे प्लीज। आपने जो सिलेक्शन करनी है वो करनी है इस वर्ड के मुताबिक कि यार क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर ये चार चीजें वो डिमांड कर रहा है, तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वाई नॉट कि मैं इसमें से ये चार चीजें पिक कर लूं। ठीक है, वो चार चीजों को पिक करो, उनकी सिलेक्शन करो, और आखिरी चीज उनकी ऑर्गेनाइजेशन। याद रख लें, गिनती ऐसे ही अच्छी लगती है, या बॉडी जो जी 1 2 3 और 4, ठीक है जी, ये इस तरह गिनती अच्छी लगती है। 2 3 5 7 9 ये अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब है कि अब ये जो चार चीजें उसने आपसे पूछी हुई है ना प्लेटो के आइडिया, जरूरी नहीं है कि आपकी सारी चीज इसी तरतीब के मुताबिक आ रही हो सकता है सर नीचे हो पैर ऊपर हो, तो आपके पास चांस होगा कि आपने यहां पे क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन करनी है, यानी कि इसको एक तरतीब देनी है, कोहेरेंस देनी है कि यार अगर मैं किसी बंदे को कहानी सुना रहा हूं, अपने गांव में कोई बाबा है और उसने मुझसे पूछ लिया कि हाँ भाई बंदे चौधरी तू बड़ी किताबें पढ़ता है, मुझे बता ना जरा ये अफलातून का आइडिया क्या है, तो अब मैंने उसको समझाना है। जितना सादा आपने उसको समझाना है ना, तरतीब लगानी है, उतने ही हिसाब से आपने उसको समझाना है। और इसकी मैं एक और मिसाल देता हूं, घरों में कभी ना हमारी नानियां दादियां वो बेचारी जो कम सुनती हैं कम देखती हैं, उनको बात समझानी हो ना तो हम हौसले के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि नानी जान ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। इसी तरह आपने क्या करना है, एग्जामिनर को भी अपनी जो इंफॉर्मेशन इसके मुताबिक पिक की थी, अब आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। क्लियर हो गया जी। अब ये बात चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन मैं आपको लेके आ रहा हूं एक और चीज के ऊपर। प्लीज दोबारा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम जो आपने अभी अंडरस्टैंड करना है, ये दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा पढ़ें जल्दी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट से कि ये ऊपर वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट को इकट्ठा पढ़ें, एक साथ पढ़ें। आई होप के यू कैन सी दिस। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को इकट्ठा पढ़ें।
मुझे बताएं इसमें सिवाय वर्ड डिफाइन और वर्ड क्रिटिकल एनालाइज के कोई और डिफरेंस नजर आ रहा है जी? जी स्टूडेंट्स, कोई और डिफरेंस नजर आ रहा है? सिर्फ क्रिटिकल एनालाइज और डिफाइन का वर्ड चेंज हुआ है, उसके अलावा कोई और वर्ड आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? जी एवरीबडी प्लीज, आई नीड ऑल ऑफ यू टू बी ऑन बोर्ड। ठीक है, जितना आप अच्छा मोटिवेटेड रहेंगे उतनी ही चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो मैं रेज कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप सीएसएस के जनाब एस्पायरेंट हैं और आपको प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस घर से याद किया हुआ है आपने, लेकिन अगर पेपर में ये लफ्ज आ गया या ये लफ्ज आ गया, क्या आपकी कॉमन सेंस ये तस्लीम कर रही है कि इन दोनों का जवाब एक होगा? जी, क्या आपकी कॉमन सेंस तस्लीम कर रही है कि इन दोनों का जवाब एक होगा? हालांकि पूछी उसने एक ही चीज है, पूछा उसने प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस ही है। जी, एक वर्ड चेंज हो गया तो फिर सारी कहानी चेंज हो गई, एक वर्ड चेंज हो गया तो पूरी कहानी चेंज हो गई, एक वर्ड चेंज हो गया पूरी कहानी चेंज हो गई। अब जरा मैं आपको करके दिखाता हूं दूसरा तरीका। अब जरा देखिएगा, ये था डिफाइन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। अब डिफाइन के अंदर क्या शामिल है? ये जो वर्ड डिफाइन है, जैसे अभी 2 मिनट पहले हमने ये देखा था ना कि क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर क्या शामिल है। ठीक है, इसी तरह जो आपका डिफाइन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी आपने प्रोवाइड करना है मीनिंग। ठीक है जी, अब देखो जरा, आप इधर पूछा क्रिटिकल एनालिसिस, तो पहली चीज क्या दी आपने? वर्डिक्ट। पहली चीज आपने क्या दी? वर्डिक्ट। आपने फौरन से बताया, जजमेंट पास कर दी। लेकिन जैसे ही आप डिफाइन वाले वर्ड्स पे आए तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले क्या करना है? मीनिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपने बताना है कि इसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है। ठीक है, और आपने बताना है कि इसका डेनोटेटिव मीनिंग क्या है। ठीक है, और कोशिश करें 2 से 3, जी 2 से 3 कोशिश करें जो मीनिंग्स हैं वो प्रोवाइड करें। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एक्सप्लोर एनी प्रॉब्लम्स विद डेफिनेशन। अब ये सबसे हंसने वाली बात है कि अभी बच्चा घर से याद करके गया हुआ है कि मैंने ये 8 हेडिंग्स लिखनी है, उसने वहां पूछ लिया डिफाइन करो, और डिफाइन के अंदर अगली चीज क्या डिमांड की? एक्सप्लोर एनी प्रॉब्लम्स विद डेफिनेशन। इसका मतलब है ऊपर जो आपने मीनिंग या डेफिनेशन जो दी थी, अब आपको क्या करना है? उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना है, और सिर्फ एवी ब्राय नाम नहीं करना, आपने बताना है कि जी प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस है, उसने जो डेफिनेशन की थी उसके साथ 1 2 3 4 5 ये मोटे मोटे मसले हैं, और क्यों मसले हैं। ठीक है, और आखिरी चीज, प्रोवाइड एनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दैट मे एग्जिस्ट। इसका मतलब है प्लेटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, तो इस आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या प्लेटो की जो कंसेप्शन है जस्टिस की, उसके अलावा डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, करती है ना जी, आप लोगों को पता है ना, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने वो इंटरप्रिटेशंस जो है वो भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब क्या हो गया? जितनी प्लेटो की जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको फिर इकट्ठा करें अपने पास, जिस तरह पहले सवाल में किया था। ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद अब मैं क्यों कहता हूं कि यहां पे आप हार जाते हैं, यानी कि गेम शुरू होने से पहले ही आपके नंबर तय हो जाते हैं कि आपने कम से कम कैटेगरी में कौन सी फॉल करना है, वो कम से कम तय हो जाता है। बाकी फिर आपकी हैंड राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, वो आपको 5-7 नंबर ऊपर लेके जा सकती है। सिलेक्शन, अब देखो कितनी इंफॉर्मेशन थी। अब मुझे बताएं, यहां पे जो आपने आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं और यहां पे जो आपने आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं, सवाल सेम है, फिलॉसफर भी सेम है, लेकिन वर्ड चेंज हुआ है। अब आप खुद मुझे बता दें कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्या दोनों के अंदर एक ही जैसे आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट किए जाएंगे?
जी, क्या दोनों के अंदर एक ही इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है? अब आपको मेरी ये बात समझ आ रही कि मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि आप कहानी शुरू होने से पहले यहां पे आ जाते हो, कहानी शुरू होने से पहले ही आप यहां आ जाते हो। उसकी वजह क्योंकि आपने घर से जो 8 हेडिंग्स याद की हुई थी और आपने कसम खाई है कि मैंने ये जरूर लिख के आनी है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ वही लिख के पेपर में आ जाते हो। हालांकि ये जो वर्ड जब चेंज होगा, जब वर्ड चेंज होगा, जब उसकी बेसिक कोर चेंज होगी, तो फिर पूरे के पूरा सवाल जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, अब बताएं जो अब आप ऑर्गेनाइजेशन करोगे इस सवाल में, डिफाइन वाले में, क्या वो बाकी की दूसरे सवाल की निस्बत डिफरेंट नहीं होगी? जी, बात समझ आई है? तो भाई बात ये है कि सिर्फ अगर मैंने सिर्फ आपको सिंपल बातें करनी होती ना, मैं सिर्फ यहां पे लिखता भाई एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, एक जनाब बॉडी लिखते हैं, ठीक है, और एक कंक्लूजन लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह, ठीक है। ये मेरे लिए 2 मिनट का काम था पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक समझाना, लेकिन ये जो इतनी पेन जो है या इतना इसको मैं डिटेल्ड कर रहा हूं, फिर इसका मकसद ये है कि इस अप्रोच के अंदर या ये इतनी सिंपल बातें नहीं होती कि सुपरफिशियल आपको बता दिया भाई एक इंट्रो होता है, एक बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, ये होता है, वो होता है। अभी आपके सामने लाइव जो है हम इसको कर रहे हैं कि आप खुद अपनी कॉमन सेंस को यूज करिए और खुद आप अंडरस्टैंड करिए कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। अब हम आएंगे, जब हमने सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कर ली, तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, इसका मतलब है हमने जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थी, ये मैं अभी देखें इसके साथ 3 स्टार, जी मैं इसको 3 स्टार जनरल बना रहा हूं जरा, है या 4 स्टार ना बना दें, 4 स्टार बना देते हैं, आजकल 4 स्टार जनरल की ज्यादा गेम होती है या वैसे भी उसकी ज्यादा गेम होती है, ठीक है। तो 3 स्टार वाला जो है वो फिर भी थोड़ा सा नीचे रह जाता है। ले जी, सबसे पहले आपने क्वेश्चन की डिमांड को करना है अंडरस्टैंड। आपको मार्केट में बताया जाता है इंट्रो लिखो, मेरा सवाल ये कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि भाई लिखना क्या है, जी लिखना क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन किस चीज का लिख रहे हैं। अच्छा, डिमांड समझ आ गई। उसके बाद एक ये मुश्किल बात है थीम। मसलन आपको सवाल आ जाता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपको सवाल आ जाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोविंसेस और फेडरेशन, इन दोनों के दरमियान क्या मसाइल है, ठीक है। सवाल उसने पूछे हैं इश्यूज के ऊपर कि इश्यूज क्या हैं, ठीक है, ठीक है, इश्यूज क्या हैं। तो अब आपने क्या करना है, थीम पिक करना है। थीम पिक करने का क्या मतलब होता है कि ये जो सारी डिबेट है, अगर इसको एक वर्ड में सम अप किया जाए तो ये डिबेट किस चीज की है, ये डिबेट है फेडरलिज्म की। तो इससे क्या होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आप आसान हो जाते हो, आप इजी हो जाते हो कि यार ठीक है, अब मैंने जो है ना, जो भी मैंने लिखना है वो कम से कम बड़ी जो बाउंड्री होगी ना, बाउंड्री वॉल ऑफ द क्वेश्चन, वो ये होगी, ठीक है, बाउंड्री वॉल ऑफ द क्वेश्चन ये होगी। उसके बाद थीसिस, ठीक है। अच्छा, ये ना ऐसे वाले जो उस्ताद है ना, उन्होंने ज्यादातर एक फिरका वारियत फैलाई हुई है कि थीसिस स्टेटमेंट 2 लाइनों की होती है, कोई कहता है 3 लाइनों की होती है, कोई कहता है नीचे लिखते हैं, कोई कहता है ऊपर लिखते हैं, कोई कहता है आसमान के दरमियान में लटका देना उसको, कोई कहता है जेरे जमीन उसको दफन कर देना, कोई कहता है मोटी मार्कर से लिखना है, कोई कहता है पीली मार्कर से लिखना है, कोई कहता है जनाब इसका जनाब शजरा नसब चेंज कर देना है, कोई कहता है बाएं हाथ से लिखना और कोई कहता है दाएं हाथ से लिखना। इस सब चीज को मैं कहता हूं उस्तादों की फिरका वारियत, कि छोटी छोटी बातें जो नॉन इश्यूज होते हैं उनको इशू बच्चों को बता के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। असल चीज क्या है, 20 नंबर के सवाल में थीसिस से मुराद ये है कि जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, क्या आप उस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को 4 to 5 लाइंस में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, जी 4 to 5 लाइंस में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। क्या जो आपसे पूछा गया है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, कैन यू राइट दैट डिमांड इन वेरी क्लियर प्रिसाइज मैनर इन 4 to 5 लाइंस और नॉट, ये क्या है, ये हमारा थीसिस है, ठीक है। मैं बिल्कुल इस चक्कर में नहीं जाऊंगा कि ये होती है वो होती है, मैं इन चीजों पे यकीन नहीं रखता हूं, कोई रखता है तो उसको जो है वो कोई मना नहीं कर सकता। और उसके बाद आपने लिखना है इंट्रोडक्शन,
ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे लिखना है, उसके अंदर आपने 4 चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। ग्रामर की गलती, भाई ये मैं एक बात बता दूं, आप में से काफी बच्चे नाराज भी हो सकते हैं, जो बच्चे अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और उनकी अभी तक भी ग्रामर की गलतियां निकलती हैं ना, वेरी सॉरी टू से, वो बच्चे पास हो जाएं, अल्लाह ताला उनको पास करे, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए कल को लंबी आपकी गेम और बढ़ जाएगी, आप परेशान होंगे। जिन बच्चों के अभी तक ये मसले हल नहीं हुए, उनको चाहिए कि वो मजीद अंग्रेजी जो है वो किसी बीए वाले टीचर से, मैट्रिक इंटर वाले टीचर के पास जाएं और उसको कहें कि सर मेरी बेसिक्स ठीक कराएं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो लफ्ज आपने लिखने हैं उसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, तो याद रख ले, जो सब्जेक्ट की बच्चा किताब ही नहीं पढ़ता, उसके मुझे बताएं उसके पास उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट जार्गन्स कहां से आएंगे, उसके पास वो टोन, वो एक्सप्रेशन, वो चीज कहां से आएगी। जब आपको कहा जाता है ना कि सब स्टैंडर्ड किताब मत पढ़ें, आप कहते हैं नहीं सर आपने अपनी दुकान चमकानी है तो आप इसलिए हमें लंबी लंबी किताबें बता रहे हैं, आप हमें वो पढ़ने दें जो मार्केट की गाइड है, जो एमए की किताबें वो पढ़ने दें। तो एमए की किताबों से एक्सप्रेशन नहीं बनता, एमए की किताबें जो है उनसे डिस्ट्रैक्शन जरूर हो जाती है अगर उनको सीएसएस में एज इट इज लिया जाए, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज है नाटवी। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन के ऊपर भी बड़ी फिरका वारियत है, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, ये करना है, टीम करना है, फलांग करना है। मैं तो एक ही चीज का कायल हूं कि जब आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पता है ना, उसको ऐसे जोड़ दो, 1 2 3 4 और 5, बस, वेरी सिंपल। जो सवाल का जवाब है उसको आपने 14 से 15 लाइंस के अंदर एक तरतीब से, यानी कि कहानी लगे कि अगर कोई भी आपके घर में से कोई बंदा आपका पेज पढ़े ना, तो उसको वो पैराग्राफ पढ़ के पूरी बात समझ आ जाए कि अगले 8 पेजेस में ये बंदा क्या बात करने जा रहा है। इट्स दैट सिंपल, इससे सादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। वो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ आ रही जी, बात समझ आ रही। और आखिरी चीज है कंटेंट क्वालिटी। वो आपने एक्सप्रेशन में भी मैंने बात की कि भाई अगर मार्केट किताबें पढ़ोगे तो मार्केट रिजल्ट आएगा, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो फिर जो थीसिस बनाना है, थीम बनाना है, डिमांड बनानी है, इंट्रोडक्शन बनाना है, कंटेंट लिखना है, ठीक है, वो फिर क्या होगा, वो उसी हिसाब से डिटरमिन होगा कि जितनी अच्छी क्वालिटी की किताबें जो हैं वो आपने पढ़ी होंगी, क्वालिटी रीडिंग होगी। वो अमूद साहब कहते होते हैं ना कि जो क्वालिटी राइटिंग है वो बेस्ड ऑलवेज करती है क्वालिटी रीडिंग के ऊपर। तो मैं वो ऐसे के बारे में कहते हैं, मैं पूरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि जनाब क्वालिटी रीडिंग होगी तो क्वालिटी कंटेंट और फिर क्वालिटी एक्सप्रेशन, ग्रामर। अच्छा ये अभी, अच्छा जी क्लियर हो गया। तो अब या जब तक आप इंट्रोडक्शन तक आज हम पहुंचे हैं, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, बिकॉज ये बहुत टू मच हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब आगे बॉडी के रेलिवेंट हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो अगर आप लोगों को ये टॉक आज कोई बेनिफिट हुई है, ठीक है। इंट्रो की लेंथ आयशा ये देखो ना, फिर वही बात होगी ना भाई, मसला नहीं है, 14 से 15 लाइनें बहुत हैं, 12 लाइनें भी बहुत है। अब फिर आप कहेंगे कि ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका नहीं है। आपने जो भी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक इंट्रोडक्शन आपका आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बड़ी बेसिक चीजें होती हैं ये, क्लियर हो गया। तो अगर आज आप ये चीज आपको लग रहा है कि ये वाकई आपको हेल्प कर रही है और आप इस दफा अपीयर होने जा रहे हो और आपने ये चीजें प्रैक्टिस नहीं की हुई, और ये जो वर्ड है डिफाइन और ये जो क्रिटिकली एनालाइज है, अगर आप अपने मटेरियल को इसके मुताबिक नहीं लिख सकते, नहीं मोल्ड कर सकते, तो फिर जो है वो बड़ा इजी है प्रिडिक्ट करना कि आपका जो भी स्कोर होगा वो डिपेंड करता है ना, तुक्का लग गया, कुछ हो गया, एमसीक्यूज लग गए, कि आप 100 जो है ये हमारी 120 वाली ब्रैकेट में, 110 वाली, 12-15 वाली में फॉल करते हो या नीचे करते हो, ये आपके नसीब है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसको अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि वाकई यार ये प्रो स्टूडेंट एक टॉक रही है या आपको हेल्प, वो आप लोग शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और दूसरे नंबर पे ये है कि फिर अगली जो टॉक है वो आप लोगों का जो फीडबैक है, ठीक है जी,
जो फीडबैक है ये उसके हिसाब से ही है। अगर आपका फीडबैक अच्छा है तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग जो है आगे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह पेपरों से पहले पहले आपको इस तरह की और एक्टिविटीज जो है वो भी जो है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है, और अपनी भी जो अक्लदानी है उसको खुला रखें कि कोई भी बंदा आपको ये जो स्टैंडर्ड है ये आप खुद याद रखो। ठीक है, ये खुद याद रखो और जो है अपनी असेसमेंट रखो और अपने साथ सच्चे रहो, मेहनत करो और सच्चे रहो कि पता लगे कि अगर मेरी गलतियां हैं तो फिर गलतियों को दुरुस्त करना है। इनमें से किसी भी चीज का आपने शिकार नहीं होना। ठीक है, कि 2 महीने में CSS, 1.5 महीने में CSS, 15 दिन में CSS। ठीक है, क्वालिटी के पीछे जाएं। क्वालिटी जो है वो आपको जो है वो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा जो लैंडिंग है वो करवा देगी। बात समझ आ गई? ठीक है जी, तो आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल्स टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जी एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं, नेक्स्ट वीक में 60 जो आउटलाइंस हैं पास्ट पेपर्स की वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी जो है वो आप लोग किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये नंबर मेरा लिखा हुआ है, इस पर मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो काइंडली आप जी अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट जो भी हमारा अभी इसके ऊपर बात होगी फर्दर, तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो पीपल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अटेम्प्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।